Assalamu alaikum, dear students. Welcome to all of you in my YouTube channel again. काफ़ी अरसे गुज़रने के बाद आप सबसे मुलाकात हो रही है। एक्चुअली कुछ तबीयत ठीक नहीं थी और कुछ काम काज की वजह से मैंने थोड़ा ब्रेक लिया, लेकिन खैर ब्रेक इतना ज़्यादा नहीं हुआ है एंड आई एम गेटिंग कि आप मेरे लेक्चर का इंतज़ार भी कर रहे होंगे। लेकिन मेरे बच्चे चलें तो इसी इंतज़ार को आज हम ख़त्म कर लेते हैं और आज हम बहस करेंगे अपने टॉपिक के ऊपर। टॉपिक आपके सामने लिखा पड़ा है, कोसाइन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अच्छा, जो प्रीवियस लेक्चर था, अगर मैं उसके मुतालिक आपको थोड़ा सा आइडिया बताता चलूँ तो वो हमने डिस्कस किया था हेड टू टेल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, जो प्रीवियस हमारी वीडियो थी। हेड टू टेल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन में हमने क्या पढ़ा था मेरे बच्चे कि अगर दो वेक्टर्स को ऐड किया जाए तो हमने ऐसे दो वेक्टर्स को अरेंज करना है कि एक वेक्टर का जो हेड हो वो दूसरे वेक्टर के टेल के साथ ज्वाइन हो जाए। लेट्स सपोज अगर ये वेक्टर ए है तो ये वेक्टर ए का हेड और ये वेक्टर ए का टेल हमने ऐसे अरेंज करना है कि ये फर्स्ट वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल के साथ ज्वाइन हो जाए, ठीक है। और जो आखिरी लाइन हम ड्रॉ करते थे, दैट लाइन इज नेम्ड एज द रिजल्टेंट लाइन। इसको हम रिजल्टेंट लाइन कहते थे और रिजल्टेंट लाइन का डायरेक्शन कहाँ की तरफ होता था मेरे बच्चे? टुवर्ड्स द फाइनल वेक्टर, टुवर्ड्स द लास्ट वेक्टर। हाउ टू आइडेंटिफाई द रिजल्टेंट, हम इस चीज़ पर भी बहस कर चुके हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों पर हम जब क्या कहते हैं एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू चीज़ें डिस्कस करेंगे तो आपकी रिवीजन भी होती जाएगी, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं जिस टॉपिक के ऊपर आना चाहूँगा मेरे बच्चे, वो टॉपिक हमारे पास क्या है? कोसाइन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दो रिलेटेड फार्मूलाज होंगे कोसाइन लॉ के साथ जो अक्सर करके कंफ्यूजिंग होते हैं बच्चों के लिए। मैं उनकी डेरिवेशन पर नहीं जाऊंगा, उनकी मैथमेटिकल डेरिवेशन क्या है, लेकिन उन फार्मूलाज का ओवरव्यू आपको देता जाऊंगा और उन फार्मूलाज को कहाँ पर इस्तेमाल किया जाए, फिर उनके शॉर्ट क्वेश्चंस भी करेंगे, उनके रिगार्डिंग हम एमसीक्यूज भी करते जाएंगे मेरे बच्चे। कोसाइन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को कोसाइन लॉ क्यों कहा जाता है आखिरकार? वो इस वजह से मेरे बच्चे क्योंकि उसके अंदर एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ होती है जिसको हम कॉस थीटा कहते हैं। तो अगर मुझे दो वेक्टर्स के बीच में रिजल्टेंट चाहिए मेरे बच्चे, तो रिजल्टेंट ढूंढने का फार्मूला हम ये लिखते हैं, दैट आर इज इक्वल टू रेडिकल ऑफ फर्स्ट वेक्टर स्क्वायर प्लस सेकंड वेक्टर स्क्वायर प्लस 2ab एंड वॉट एंड कॉस ऑफ थीटा, ठीक है मेरे बच्चे। इसी तरीके के साथ अगर हम रिजल्टेंट लिखना चाहें तो कुछ बुक्स में ये फार्मूला लिखा पड़ा होता है, रेडिकल ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू कॉस ऑफ थीटा। जी मेरे बच्चे, तो ये दो रिगार्डिंग फार्मूलाज आपके सामने बने पड़े हैं और इन्हीं फार्मूलाज के अंदर देखें आपके कॉस थीटा इस्तेमाल हुई है। तो फॉर देट रीज़न इन फार्मूलाज को या इस एनालिटिकल ट्रीटमेंट को, व्हाट वी नेम दिस एनालिटिकल ट्रीटमेंट इज कोसाइन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यस, इन्हीं को ही कोसाइन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कॉस का फैक्टर इन्वॉल्व हो रहा है, इस वजह से हम इनको कोसाइन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहते हैं मेरे बच्चे। चलें अब ऊपर वाला फार्मूला कैसे यूज़ किया जाए और नीचे वाले फार्मूला में ये माइनस क्यों आ जाती है, इसके रीजंस को अभी हम डिस्कस करने वाले हैं मेरे बच्चे। मैं सबसे पहले दो वेक्टर्स बनाऊंगा, उन दो वेक्टर्स के करेस्पॉन्डिंग हम उनका फिर रिजल्टेंट बनाएंगे और फिर हम देखेंगे कि प्लस कॉस थीटा कहाँ पर इस्तेमाल होनी है फार्मूला के अंदर और माइनस कॉस थीटा की रिप्रेजेंटेशन हम कैसे बना सकते हैं मेरे बच्चे। तो हमने मेरे बच्चे आइडिया कुछ यूं लिया कि भाई आपके पास दो वेक्टर्स होने चाहिए ए एंड बी, और आपने दोनों वेक्टर्स को कैसे ज्वाइन करना है मेरे बच्चे? हेड टू टेल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। आपने वही टेक्निक इस्तेमाल करनी है दो वेक्टर्स के लिए। हेड टू टेल रूल क्या कहता है? हेड टू टेल रूल कहता है कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हों, जैसे अगर मैं ये दो वेक्टर्स बनाना चाहूँ तो ये हमारे पास एक वेक्टर ए है मेरे बच्चे और दूसरा वेक्टर ये हमारे पास बी है। तो हेड टू टेल रूल हमें क्या कहता है? कहता है कि आपने दोनों वेक्टर्स को ऐसे अरेंज करना है, आपने दोनों वेक्टर्स को ऐसे अरेंज करना है कि पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल के साथ ज्वाइन हो जाए। इफ वी कंसीडर द वेक्टर ए एज द फर्स्ट वेक्टर, देन द हेड ऑफ दिस वेक्टर ए ज्वाइंस विद द टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर दैट इज नेम्ड एज द वेक्टर बी। यस, दोनों को ऐसे कंबाइन करना है कि वेक्टर ए का मेरे बच्चे जो हेड होगा वो वेक्टर बी के किसके साथ ज्वाइन हो जाएगा? टेल के साथ ज्वाइन हो जाएगा। इसी को ही हमने कहा था पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स।
आप वेक्टर्स को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। आपने उस वेक्टर्स का डायरेक्शन चेंज नहीं करने, लेकिन आप उनकी पोजीशंस को चेंज कर सकते हैं। तो चलें, हमने ये जो ए थोड़ा सा दूर पड़ा था, इसको मैं करीब लेके किसके साथ आ गया मेरे बच्चे, वेक्टर ए के पास आ गया। चलें, उसके बाद यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ की थी, दैट लाइन इज नेम्ड एज द रिजल्टेंट लाइन। इस लाइन को हमने क्या कहा था मेरे बच्चे, रिजल्टेंट लाइन। और ये रिजल्टेंट लाइन किसकी वजह से बनी हुई है, ए और बी की वजह से बनी हुई है मेरे बच्चे जी। अब चलें हम थोड़ा सा आइडिया डिस्कस कर लेते हैं कि एंगल्स को कैसे नापा जाता है या एंगल्स को कैसे मेजर किया जाता है। मेरे बच्चे अगर आप थोड़ा सा देखें तो यहाँ पर ए और बी के दरमियान में एक एंगल बन रही है, यस। और वो कौन सी एंगल है मेरे बच्चे, ये जो आपको सर्टेन एरिया नज़र आ रहा है एंगल का, ये जो आपको सर्टेन एरिया नज़र आ रहा है ना एंगल का, हम क्या कहेंगे कि भाई ये बी से लेकर ए की तरफ एंगल है ना। मतलब ये वेक्टर बी था और ये वेक्टर ए है, तो इनके बीच में हमने एक एंगल बना दी, ठीक है मेरे बच्चे। और इस एंगल को मैं कोई ना कोई एक नाम दे देता हूँ, दैट एंगल इज नेम्ड एज द फाई। इस एंगल को हम क्या नाम दे देते हैं कि भाई ये एंगल फाई है। अब मैं फाई को थीटा के टर्म्स में लिखूंगा, फॉर दैट रीजन दिस एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय द फाई। अब अगर आप थोड़ा सा इस डायग्राम को लुक आफ्टर कर लें तो ये जो फाई एंगल बनी है ये किसके सामने बनी है, आर के सामने बनी है। ये देखें ये आर है और आर के सामने एक एंगल बनी है जिसको हमने क्या नाम दिया था, फाई का नाम दिया था मेरे बच्चे। तो याद रखिएगा ये जो एंगल बनी है ये किसके बीच किसके सामने बनी है, एंगल सबटेंडेड इन फ्रंट ऑफ आर। यस मेरे बच्चे, ये जो एंगल बनी है ना हमारे पास, ये किसके सामने बनी है, ये इस आर रिजल्टेंट के सामने बनी है। ऐसे ही है, मतलब आर के अपोजिट साइड पर बनी है, आर के आमने सामने बनी है। तो मैं क्या कहूँगा कि ये जो फाई एंगल है मेरे बच्चे, ये कहाँ पर बनी है, ये सबटेंड हुई है इन फ्रंट ऑफ आर, दैट इज नेम्ड एज द रिजल्टेंट। इसको हमने क्या नाम दिया था, रिजल्टेंट नाम दिया था मेरे बच्चे। अगर मैं ये आइडिया इस्तेमाल करूँ ना तो याद रखिएगा इस केस के अंदर जो रिजल्टेंट का फार्मूला है वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ थीटा। जी मेरे बच्चे, यस ऑब्वियसली माइनस इस्तेमाल करते हैं, नेगेटिव ये कौन सी कंडीशन पर इस्तेमाल करते हैं, जब एंगल सबटेंड हो, एंगल बने किसके सामने बने, आर के सामने बने। तो जब एंगल आर के सामने बने तब आपने कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना है, जो नीचे मैंने नेगेटिव का आइडिया लिखा है ना, माइनस 2ab कॉस थीटा के अंदर हम अरेंजमेंट इसकी इस्तेमाल कर लेते हैं। बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस दिस डज नॉट हैपन। जी ऐसा कुछ भी नहीं होता मेरे बच्चे। वो क्यों, क्योंकि जो वेक्टर की एंगल होती है ना वो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनती है। किस एक्सिस से बनती है मेरे बच्चे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनती है। अब पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कैसे एंगल बनती है, मैं आपको थोड़ा सा विजुअलाइज करवाना चाहूँ कि भाई ये एक वेक्टर ए था, ठीक है मेरे बच्चे, ये वेक्टर बी है। अब अगर वेक्टर ए को देखा जाए तो वो किस पर बना पड़ा है, एक्स एक्सिस पर बना पड़ा है ना। तो यस एंगल हमेशा यहीं से सबटेंड होती है, फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। यानी कि ये जो हमने ऊपर से एक एंगल बनाई थी ये बन तो रही है, लेकिन दर हकीकत जो एक्चुअल एंगल बननी चाहिए ना वो यहाँ से बननी चाहिए, यानी कि यहाँ से बननी चाहिए। तो मेरे बच्चे हम क्या करेंगे, इस वेक्टर ए की डॉटेड लाइन्स हम बनाएंगे और इन एक्चुअल प्रैक्टिस ये हमें एंगल चाहिए अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। जी मेरे बच्चे, जो एंगल हम लेते हैं ना, ये बात याद रखिएगा, एंगल मस्ट बी टेकन, जो एंगल हम लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं, एंगल मस्ट बी टेकन फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। जो एंगल हम लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, या इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस को क्या कहा जाता है, विच रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। इसी पॉजिटिव एक्स एक्सिस को क्या कहा जाता है, ये कौन सी रोटेशन है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है मेरे बच्चे। एंटी क्लॉकवाइज है ना, क्लॉक के अपोजिट है। जैसे एंगल यहाँ से ऐसे जा रही है ना, ऐसे मतलब कुछ ऐसी रोटेशन, तो ये कौन सी हो गई मेरे बच्चे, ये तो क्लॉक के अपोजिट हो गई, तभी हम इसको एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। तो हमें इस एंगल के साथ काम है ना, मतलब मैंने वेक्टर को थोड़ा सा डॉटेड लाइन बना दिया वेक्टर ए को, और हमारा जो काम है ना वो किसके साथ काम है, इस वाली एंगल के साथ काम है मेरे बच्चे। तो चलें अब ये एंगल कैसे निकालेंगे, आप ज़रा गौर से देखें। तो ये एंगल निकालने के लिए मेरे बच्चे मुझे ये पूरी की पूरी एंगल चाहिए, ये पूरी की पूरी एंगल है ना। और ये पूरी की पूरी कितनी एंगल होगी, कोई आइडिया, कोई रिकॉल करेंगे, पूरी की पूरी एंगल, ये पूरी की पूरी एंगल 180 दर्जे की होती है। हाँ, ये पूरी की पूरी एंगल मेरे बच्चे 180 दर्जे की होती है। और ये वाली मुकम्मल, मतलब ये आधा सर्किल हो गया ना,
तो आधे सर्किल में कितनी होती है 180 होती है। तो ये जो एंगल बनेगी मेरे बच्चे, जो टोटल बनी वो कितनी बनी 180 बनी। अब इस वाली एंगल के साथ तो आपका कोई काम नहीं है ना, क्योंकि एंगल तो हमेशा यहाँ से मेजर की जाती है। तो मैं यहाँ से इसको रिमूव कर दूंगा। अब इसको रिमूव कैसे करेंगे कि आप 180 से इसको क्या करेंगे मेरे बच्चे, माइनस कर देंगे। और इस माइनस को चले मैं यहाँ से फाई की तरह एक्सप्लेन कर लेता हूँ, 180 माइनस फाई। तो इन एक्चुअल प्रैक्टिस जो आपने यहाँ पर एंगल पड़ी थी ना, वो एंगल नहीं है, मतलब एंगल यहाँ से मेजर की जाती है। तो मेरे बच्चे जो टोटल था वो कितना था 180। इस एंगल के साथ आपका कोई काम नहीं है, आपका किसके साथ काम है, इस एंगल के साथ काम है। तो ये वाली एंगल हम यहाँ से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यानी कि जो रिक्वायर्ड एंगल है ना वो कितनी है, वो 180 माइनस फाई है। तो चले मेरे बच्चे, ये जो फार्मूला मैंने आपके सामने लिखा था कि भाई ये जो थीटा एंगल बनेगी, ये जो थीटा एंगल बनेगी, ये वाली जो थीटा एंगल बनेगी है ना, ये किसके बराबर है अभी 180 माइनस फाई के बराबर है। तो यही सेम फार्मूला मैं इस्तेमाल करूंगा जो हमने कब इस्तेमाल किया था, कि जब एंगल सबटेंड हो किसके इन फ्रंट में, आर के इन फ्रंट में, मतलब आर के सामने में। तो रिजल्टेंट किसके बराबर हो जाएगा, रेडिकल ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ थीटा। थीटा लिखते थे ना, लेकिन अब उस थीटा की जगह पर मैं क्या लिखूंगा मेरे बच्चे, उस थीटा की जगह पर हम लिखेंगे 180 माइनस फाई, 180 माइनस फाई, यानी कि टोटल 180 था, इसमें से फाई को हम क्या कर देंगे, काट देंगे, माइनस कर देंगे। चलें, तो हमें यही एंगल चाहिए ना, ठीक है मेरे बच्चे। तो आर किसके बराबर हुआ, आर बराबर हुआ रेडिकल ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मेरे बच्चे कॉस 180 माइनस फाई। अब ये बात याद रखिएगा, मैं इतना ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में नहीं जा रहा। कॉस 180 माइनस फाई, ये कॉस अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। और यहाँ से आपको जो आंसर मिलेगा मेरे बच्चे, वो क्या मिलेगा, माइनस कॉस ऑफ फाई। मतलब इस 180 वाले टर्म को ख़त्म कर लेंगे और जो सेकेंड एंगल होगी वो कॉस के साथ इन्वॉल्व हो जाएगी। तो ये नेगेटिव ऑफ कॉस ऑफ फाई, इस माइनस को इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, पॉजिटिव। तो इसका फार्मूला आया रेडिकल ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ फाई, यानी कि ये फार्मूला अब प्लस में तब्दील हो गया। लेकिन ये कब फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, कि जब एंगल हो मेरे बच्चे वो किसके बीच में हो, एंगल बिटवीन ए एंड बी। एंगल जो है मेरे बच्चे वो किसके बीच में है, ए एंड बी। और उसको हम कैसे सबटेंड करते हैं, एंड सबटेंडेड फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। जी मेरे बच्चे, उसको सबटेंड किया जाता है किससे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से सबटेंड किया जाता है। तो कहाँ पर नेगेटिव इस्तेमाल करनी है, कहाँ पर पॉजिटिव इस्तेमाल करनी है, इसका आइडिया ये मिल गया हमें। तो हमने नेगेटिव कहाँ पर इस्तेमाल किया था, कि जब एंगल कहाँ पर सबटेंड होगी, इन फ्रंट ऑफ आर के इन फ्रंट में। और पॉजिटिव कब लगेगी, जब वेक्टर किसके, जब एंगल किसके बीच में हो, ए और बी के बीच में। और सबटेंड ये कहाँ से होती है मेरे बच्चे, फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। जब यहाँ से एंगल बनाई थी, जब यहाँ से एंगल बनाई थी तो ये फार्मूला था। जब यहाँ से हमने एंगल ली, क्योंकि इन एक्चुअल प्रैक्टिस ऐसे ही एंगल ली जाती है वेक्टर्स की, तो जब हम यहाँ से एंगल लेंगे ना मेरे बच्चे, तब हम यहाँ पर प्लस का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो आई एम होपिंग कि आपको आइडिया मिल गया कि प्लस कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है और माइनस कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। आप इसको जल्दी से नोट डाउन कर लें। उसके बाद जो है मैं इसको इरेज करके फिर इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल्स और इसके ऊपर हम एमसीक्यूज करेंगे। तब तक मैं चेक कर लूँ कि स्क्रीन आपके लिए क्लियर है या नहीं। जी मेरे बच्चे, तो आई होप कि आपने उस लेक्चर को नोट डाउन कर लिया होगा। अगेन मैं एक मरतबा स्क्रीन को कंफर्म कर लूँ कि इज़ इट विजिबल टू यू, यस यस द स्क्रीन इज़ विजिबल टू यू। सामने कुछ फार्मूलाज लिखे पड़े हैं, नेगेटिव पॉजिटिव आइडिया मैंने दे दिया, नेगेटिव क्या आइडिया दिलाता है और पॉजिटिव क्या आइडिया दिलाता है। मैंने इसके ऊपर ज़्यादा बहस भी नहीं करनी थी, क्योंकि डेरिवेशन तो थी नहीं हमारे इस लेक्चर के अंदर, तो डेरिवेशन के थ्रू मैं गया नहीं। मैंने बस ये आइडिया दिया है कि नेगेटिव कब लगानी है और पॉजिटिव कब लगानी है। नेगेटिव लगाते हैं जब एंगल रिजल्टेंट के सामने हो, पॉजिटिव लगाते हैं कि जब वेक्टर ए और बी के दरमियान में एंगल बनी हो और एंगल सबटेंड की जाती है फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये बात याद रखिएगा जी मेरे बच्चे। तो चलें इस पर हम छोटे से न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। जो पॉजिटिव वाला आइडिया हमने दिया, सबसे पहला हमारे पास केस ये हम इस्तेमाल कर लेते हैं मेरे बच्चे, दैट इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल व्हाट वुड बी रिजल्टेंट। मेरे बच्चे, अगर दो वेक्टर्स आपस में क्या होने चाहिए, पैरेलल हो गए,
अगर दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हो गए तो आपने बता देना है कि व्हाट वुड बी इट्स रिजल्टेंट, उसका रिजल्टेंट क्या होगा, व्हाट वुड बी इट्स रिजल्टेंट। जी मेरे बच्चे, अगर दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हो गए तो उनका रिजल्टेंट किसके बराबर है। चलें इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस आउट कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं इसको डायग्राम को ड्रॉ कर दूं। तो ये दो वेक्टर्स हैं, दिस वेक्टर इज नेम्ड एज द ए, दिस वेक्टर इज नेम्ड एज द वेक्टर बी। ये दोनों पैरेलल हैं, तो पैरेलल के लिए कितनी एंगल बनती है भाई, 0 डिग्री। यस 0 डिग्री एंगल बनती है। बोथ आर इन सेम डायरेक्शंस, दोनों सेम डायरेक्शंस में जाते हैं। कैसे, ऐसे ना, या तो फिर ऐसे जाएंगे, या तो फिर ऐसे जाएंगे, या तो फिर ऐसे जाएंगे। यस सो हमारे पास जो वेक्टर्स बने वो पैरेलल बन गए, मतलब हैविंग द सेम डायरेक्शंस। तो चलें रिजल्टेंट ढूंढते हैं। अभी रिजल्टेंट ढूंढने का फार्मूला क्या है, ये दो वेक्टर्स के बीच में एंगल है तो माइनस या प्लस, लेट अस रिपीट, क्या इस्तेमाल करेंगे, प्लस या माइनस, माइनस नहीं भाई प्लस इस्तेमाल करेंगे। तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि एंगल किसके बीच में है, ए और बी के बीच में। हाँ एंगल ए और बी के बीच में, तो अगर एंगल ए और बी के बीच में हुई तो हम प्लस वाला इस्तेमाल करें। नेगेटिव सॉरी हाँ नेगेटिव फार्मूला तब था जब आर के सामने होता है ना, तो वो तो ऐसा कोई आइडिया है नहीं ना। चलें तो अब हम आर निकालना चाहें तो इसका आर क्या आएगा मेरे बच्चे, रेडिकल ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड कॉस ऑफ थीटा। तो कॉस ऑफ थीटा की जगह पर क्या रखेंगे, कॉस ऑफ 0 डिग्री, क्योंकि आप कहेंगे सर आपने थीटा क्या दी थी, 0 डिग्री। जी मेरे बच्चे, तो कॉस 0 अब कौन याद करेगा, आपने याद करना है। किसके बराबर है, कॉस 0 1 के बराबर है। तो रिजल्टेंट किसके बराबर हुआ भाई, रेडिकल ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और कॉस 0 किसके बराबर हुआ, 1 के। तो रिजल्टेंट किसके बराबर हुआ मेरे बच्चे, रेडिकल ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जी मेरे बच्चे, जो मैथमेटिक्स के बच्चे हैं, इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, दे आर फैमिलियर के जो a प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर होता है वो बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस फार्मूला में और इस फार्मूला में कोई फ़र्क है, आप कहेंगे यस सर ये स्मॉल अल्फ़ाबेट है, ये कैपिटल अल्फ़ाबेट है। वेरी वेल डन मेरे बच्चे। भाई ये स्मॉल अल्फ़ाबेट कैपिटल अल्फ़ाबेट का कोई फ़र्क नहीं है। ये डिफरेंस इन एक्चुअल प्रैक्टिस किसका है कि भाई ये वेक्टर्स के डायग्राम्स हैं और हम वो मैथमेटिक्स के अंदर कोई फार्मूला इस्तेमाल कर लेते स्क्वायरिंग वाला ना। तो रेडिकल ऑफ, इसको मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी होल स्क्वायर के टर्म्स में। देखिए क्यों, क्योंकि भाई ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b है, ये भी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस एडिशन है ना, तो बीच में ये टर्म आए आखिर में आए, कोई फर्क तो नहीं है ना। तो इस फार्मूले को मैं ए प्लस बी होल स्क्वायर कर सकता था ना, तो ए की जगह पर मैंने कैपिटल ए लिखा और प्लस बी की जगह पर कैपिटल बी लिखा, होल स्क्वायर कर दिया। तो अब होल स्क्वायर जब हम करते हैं तो ये स्क्वायर रेडिकल में ख़त्म हो जाता है, तो रिजल्टेंट आपको क्या मिला, जस्ट ए प्लस बी। यस दैट्स द फाइनल आंसर। भाई उन वेक्टर्स को आपस में जमा किया जाता है, बस दोनों को ऐड किया जाता है। आप कहेंगे सर इतनी पूरी फिजिक्स पढ़ा दी है ना, और बात तो वही थी कि दोनों को ऐड करना था, तो ऐसे डायरेक्ट बता देते, पहले मतलब भी तो समझ लें कि वो चीज़ हमें मिली कैसे। चलें इस पर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। कहता है कि एक वेक्टर 5 मीटर है, दूसरा वेक्टर 3 मीटर है ना मेरे बच्चे। कहा गया कि व्हाट वुड बी इट्स रिजल्टेंट इफ़ बोथ आर पैरेलल, यानी कि एंगल 0। भाई अब आपकी मर्जी, आप ये पूरा लंबे का लंबा प्रोसेस कर दें, या आपकी मर्जी है आप r इज इक्वल टू ए प्लस बी कर दें। तो a की कितनी वैल्यू है 5, b की वैल्यू 3 है, तो 5 प्लस 3 करेंगे तो कितना जवाब आएगा 8 मीटर। दैट इज द रिजल्टेंट। अब किसी बच्चे ने सवाल पूछा कि सर इसको हेड टू टेल रूल मुताबिक ऐड करके दिखाएं। भाई कैसे ऐड करेंगे, नहीं ऐड होगा मेरे बच्चे। दीज आर द पैरेलल लाइंस, और पैरेलल लाइंस कभी तो इंटरसेक्ट करते ही नहीं। अगर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, नहीं मिलेंगी, तो ऑब्वियसली हम इनके हेड टू टेल रूल तो नहीं बना सकते। तो आप कहेंगे सर ये कौन सा मेथड है, मेरे बच्चे ये एनालिटिकल मेथड है, इसका ग्राफिकल के साथ कोई आइडिया नहीं है। तो इसका जो रिजल्टेंट बनेगा ना वो इन दोनों की क्या बन जाएगा, एडिशन बन जाएगा। लेकिन शर्त क्या है, शर्त ये है कि वेक्टर्स क्या होने चाहिए, पैरेलल। तो रिजल्ट क्या बनी मेरे बच्चे, रिजल्टेंट ये बनी कि जो रिजल्टेंट होगा ये क्या होगा, ए प्लस बी के बराबर होगा। तो आई होप कि आपको आइडिया मिल गया कि अगर वेक्टर्स पैरेलल हों तो उनके रिजल्टेंट्स को कैसे आपस में जो है वो फाइंड किया जाए, रिजल्टेंट को कैसे फाइंड किया जाए। जी मेरे बच्चे आप इसको जल्दी से नोट करें। आई हैव टू इरेज दिस वन एंड देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट।
जी मेरे बच्चे, आई होप कि आपने इसको नोट डाउन किया होगा। एंड लेट्स मूव टू द सेकंड केस। सेकंड केस आपके सामने बना पड़ा है कि अगर दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल हो जाएं देन रिजल्टेंट विल बी, उनका रिजल्टेंट क्या बनेगा मेरे बच्चे। तो सबसे पहले मैं तो वो एंटी पैरेलल बना दूं। एंटी पैरेलल का क्या मतलब है कि दोनों का डायरेक्शन क्या हो जाए, अपोजिट हो जाए। अपोजिट डायरेक्शन कैसे होगा, ऐसे नहीं ऐसे हो जाएगा, है ना। दोनों एंटी पैरेलल हो गए। अच्छा ऐसे कैसे, इस तरीके से साथ, सॉरी इस तरीके के साथ, इसका ऊपर की तरफ इसका नीचे की तरफ, इसका आपकी तरफ और इस मार्कर का इसकी तरफ एरो बनेगा। तो ऑब्वियसली ये क्या बन जाएंगे मेरे बच्चे, एंटी पैरेलल बन जाएंगे, यानी कि इन दोनों का सेम डायरेक्शंस नहीं है। तो ये वेक्टर ए था मेरे बच्चे और ये वेक्टर क्या था, बी था। जब एंटी पैरेलल होते हैं तो एंगल कितनी बनती है, 180 डिग्री। तो रिजल्टेंट का फार्मूला माइनस लगाएंगे या प्लस, माइनस नहीं प्लस, क्योंकि ये वेक्टर्स के बीच में एंगल है। तो रिजल्टेंट किसके बराबर हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड कॉस ऑफ थीटा। जी मेरे बच्चे, आर इज इक्वल टू रेडिकल ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड कॉस ऑफ विच एंगल, 180 डिग्री। और कॉस 180 किसके बराबर है, कॉस 180 किसके बराबर है, -1 के बराबर है। तो रिजल्टेंट किसके बराबर हुआ मेरे बच्चे, रेडिकल ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और कॉस 180 की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, माइनस। तो r इज इक्वल टू रेडिकल ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, ये टर्म हो जाएगा -2ab। जी मेरे बच्चे, यहाँ पर भी मैं मैथमेटिक्स की आइडेंटिटी इस्तेमाल करूँगा। a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर होती है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हाँ ये तो मैथमेटिक्स की आइडेंटिटी है, यानी कि मैं तो मैथ की क्लास ले रहा हूँ, नहीं मैं तो फिजिक्स की क्लास ले रहा था। तो यहाँ पर फार्मूले में डिफरेंस ये है कि भाई ये एक प्योरली नंबर्स थे जिनमें हम मैथमेटिक्स की आइडेंटिटी या रूल इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन इसके अंदर ऐसा कोई नहीं है, ये तो वेक्टर्स हैं। लेकिन मैं इसको लिख तो सकता हूँ ना, जैसे मैंने पीछे पहला केस बताया। तो इसको लिखा कैसे जाएगा मेरे बच्चे, रेडिकल ऑफ ए माइनस बी होल स्क्वायर। क्यों लिखा गया, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसके बराबर है, ए माइनस बी होल स्क्वायर। ये किसके बराबर था, ए माइनस बी होल स्क्वायर के बराबर। डिफरेंस क्या है, वो स्मॉल अल्फ़ाबेट हैं, वो कैपिटल अल्फ़ाबेट हैं। जी मेरे बच्चे, तो ये रहा रिजल्टेंट का फार्मूला। तो आर किसके बराबर हुआ, अच्छा सॉरी ये अंडर रूट नहीं आएगा क्योंकि स्क्वायर रेडिकल में ख़त्म हो गया। तो रिजल्टेंट क्या बना, ए माइनस बी। तो मेरे बच्चे इसका रिजल्टेंट का जो आंसर हमें मिला वो क्या मिला, ए माइनस बी मिला। इसका मतलब क्या है, ए माइनस बी तो कुछ ना कुछ पढ़ा होगा आपने। माइनस का क्या मतलब है, एडिशन, नहीं सर सब्ट्रैक्शन। क्लास 4th 5th में पढ़ चुके हैं कि रिजल्टेंट किसके बराबर होगा, ए माइनस बी के बराबर होगा। हाँ ये तो हमने नई चीज़ पढ़ ली ना, है ना, नंबर की सब्ट्रैक्शन पहली मर्तबा पढ़ रहे हैं आप। नहीं भाई पहली मर्तबा नहीं पढ़ रहे आप, ये लोअर क्लासेस से पढ़ चुके हैं कि ये ए माइनस बी का मतलब सब्ट्रैक्शन ही होता है। खैर एंटी पैरेलल, तो ए माइनस बी बन गया। अब जल्दी जल्दी से कर लेते हैं इसको, बड़ा सिंपल सा हो गया कि भाई वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड 5 मीटर है, वेक्टर बी है जिसका मैग्नीट्यूड 3 मीटर है। बताएं उसका रिजल्टेंट क्या होगा, व्हेन द एंगल इज 180 डिग्री। जी मेरे बच्चे 180 डिग्री है, जल्दी से करके दिखाएं कि व्हाट वुड बी इट्स आंसर। Let me count it to the 10. It's 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। जल्दी में काउंट हो गए थोड़े, लेकिन खैर मैंने जल्दी में ही करना था। रिजल्टेंट इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो ए किसके बराबर था मेरे बच्चे, 5, बी किसके बराबर था, 3, और 5 में से अगर 3 जाता है तो कितने बचते हैं, 2 मीटर्स। इजी नहीं हो गया, सीधा बता देता, नहीं लेकिन पहले लॉजिक तो आना चाहिए ना कि एंटी पैरेलल ये कैसे कंडीशन क्रिएट होती है। तो मेरे बच्चे जब वेक्टर्स एंटी पैरेलल होते हैं ना तो उनके दरमियान में जो रिजल्टेंट होती है वो सब्ट्रैक्शन से हमें मिलती है, यानी कि हम उनको माइनस कर देते हैं और हमें उसका रिजल्टेंट मिल जाता है ना। लेकिन वो एंटी, अच्छा इसमें भी सेम वही केस है ना, इसका आप रिजल्टेंट हेड टू टेल नहीं बना सकते क्योंकि भाई ये एनालिटिकल ट्रीटमेंट है, मतलब मैथमेटिकल लिखने का तरीका है और रिजल्टेंट को ढूंढने का मेथड है हमारे पास। तो इसमें कोई हम हेड टू टेल आइडिया नहीं कर सकते क्योंकि हेड टू टेल वैसे ये समझ भी नहीं होगा, ये ऐड भी नहीं होगा मेरे बच्चे। तो ये सेकंड केस था जो मैंने आपके सामने बनाया, इसको जल्दी से नोट डाउन करें, मैं इसको रिमूव करूंगा एंड देन बैक टू दी थर्ड केस।
जी मेरे बच्चे, तो बैक टू द थर्ड केस ना, तीसरे केस की तरफ हम चलते हैं। और इस पर हमने करना है कि भाई अगर वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो तो उनका रिजल्टेंट हमें क्या मिल सकता है। इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन व्हाट वुड बी इट्स रिजल्टेंट। सबसे पहले तो इसको ड्रॉ करें, है ना, इसको ड्रॉ कर लेते हैं हम। इसको ड्रॉ कैसे करेंगे परपेंडिकुलर के केस में, ये वेक्टर ए है मेरे बच्चे और दूसरा परपेंडिकुलर मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा ना बी, तो व्हाट वुड बी द एंगल बिटवीन देम। परपेंडिकुलर के केस में एंगल कितनी बनती है मेरे बच्चे, 90 डिग्री। मतलब ये हेड टू टेल के मुताबिक हम जमा कर सकते हैं, उनको मिला सकते हैं। लेकिन खैर सबसे पहले तो हम रिजल्टेंट देखें कि इसका रिजल्टेंट हमें क्या मिलेगा। रिजल्टेंट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड व्हाट कॉस ऑफ थीटा। ये कॉस ऑफ थीटा है। अच्छा, अब आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं कि सर अब यहाँ से एंगल क्यों ली, आपने पीछे बताया था कि एंगल तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेते हैं। चलें ये डॉटेड बना देता हूँ, ये वाली एंगल भी कितनी है, अब ये भी तो 90 डिग्री है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन से अगर आप लें तो ये भी कितनी एंगल है मेरे बच्चे, ये भी तो 90 डिग्री बनी। तो ऑब्वियसली आप ये भी ले सकते हैं, कोई इशू तो नहीं है, 90 डिग्री। ठीक है, तो आर किसके बराबर हुआ मेरे बच्चे, आर बराबर हुआ रेडिकल ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और थीटा की जगह पर मैं क्या रखूंगा मेरे बच्चे, कॉस 90। और कॉस 90 किसके बराबर है, किसके बराबर है कॉस 90, 0 के। यस, तो आर किसके बराबर हुआ, रेडिकल ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और कॉस 90 की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, 0। देन आर इज इक्वल टू रेडिकल ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मेरे बच्चे जब 0 को किसी के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो पूरे का पूरा टर्म क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब 0 की एडिशन से कोई फर्क पड़ता नहीं, तो इस 0 को हटा देंगे, बाकी जो चीज़ बची अगर मैं वो लिखना चाहूँ तो आर का आंसर क्या मिलेगा, रेडिकल ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यस, दैट इज द फाइनल फार्मूला कि अगर परपेंडिकुलर हो तो रिजल्टेंट हमेशा ऐसे फाइंड किया जाता है, रेडिकल ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है मेरे बच्चे, एक प्रैक्टिस आउट कर लेते हैं। मैं आपको कहता हूं कि वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड 4 मीटर है, चले 3 मीटर ले लेते हैं, कोई कंफ्यूजिंग नहीं है। बी जो है वो 4 मीटर है, उनके बीच में जो एंगल है वो कितनी है, 90 डिग्री। तो बताएं व्हाट वुड बी इट्स रिजल्टेंट। तो मेरे बच्चे रिजल्टेंट ढूंढने का फार्मूला क्या था, रेडिकल ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए की जगह पर क्या लिखेंगे, 3 स्क्वायर प्लस बी की जगह पर क्या लिखेंगे, 4 स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होगा, 6, नहीं सर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। और 4 का कितना होता है, 16। 9 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 25। और 25 का रेडिकल क्या मिलेगा हमें, 5 मीटर। यस, दैट इज द रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट है। लेकिन अगर वेक्टर परपेंडिकुलर है तभी हम इसे सॉल्व करेंगे। और उसका आइडिया क्या है, उसका आइडिया हमारे पास ये है। तो मेरे बच्चे जब पैरेलल हो जाएंगे, जब पैरेलल हो तो सिंपली उनको सम अप किया जाता है, जब एंटी पैरेलल हो तो उनको माइनस किया जाता है, अगर परपेंडिकुलर हो तो उसको हम इसी तरीके के साथ सॉल्व करेंगे। लेकिन ये लाजमी नहीं है, आपको कोई भी एंगल दे सकते हैं। आपने करना क्या है, ए और बी की सर्टेन वैल्यूज पुट कर देनी है और उसके बाद हम जो है वो एंगल की जगह पर वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमें उसके रिलेटेड जो है वो वैल्यूज़ या रिलेटेड टर्म्स हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो मेरे बच्चे, मैं उम्मीद करता हूं कि ये 3 केसेस आपको समझ आ गए होंगे रिगार्डिंग पैरेलल, एंटी पैरेलल एंड परपेंडिकुलर। अगर ये तीन चीज़ें ऐसे तरीके के साथ हमारे पास हों तो हम इनको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब आप इनका रिजल्टेंट बना सकते हैं, ये देख लें, ये है इनका रिजल्टेंट, यानी कि अब हम इसको रिजल्टेंट में ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन पैरेलल और एंटी पैरेलल को आप हेड टू टेल के मुताबिक ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि वो पैरेलल लाइंस और एंटी पैरेलल लाइंस कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं कंबाइन होती। तो मेरे बच्चे, आई होप कि आपको ये कोसाइन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन समझ आ गया होगा। इफ़ यू थिंक कि यू आर गेटिंग more and more information and more knowledge from my YouTube channel, then keep going on, क्योंकि आपकी कमेंट्स और आपका मुझे टेक्स्ट करना, ये कहना कि सर आप लेक्चर्स को कंटिन्यू करें, ये अगेन एंड अगेन मुझे मोर पावर्स देते हैं। तो चलें जुड़े रहें इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के लिए। और नेक्स्ट लेक्चर हम डिस्कस करेंगे कि एंगल्स कैसे ली जाती हैं जब हम कोई भी वेक्टर किसी क्वाड्रेंट में ड्रॉ करते हैं। तब तक के लिए मेरे बच्चे अपना ख्याल रखें और अल्लाह हाफिज़।